नेक्स्ट पार्ट है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि जब हीट इन्वॉल्व होती है रिएक्टेंट साइड में उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट साइड में हीट इन्वॉल्व होती है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। राइट, when the heat is involved into the reaction called as endothermic reaction, and when the heat is evolved during the reaction or in product side called as exothermic reaction। इसको समझने के लिए इसका एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग मतलब आइस क्या कहता है, आइस क्यूब के फॉर्म में होता है, बराबर। इसमें हीट जो है अभी नहीं है, जैसे जैसे ये हीट एब्सॉर्ब करेगा सराउंडिंग से, it will absorb heat and it will form liquid water, बराबर। तो इसको कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट एब्सॉर्ब कर रहा है। अगर वो हीट एब्सॉर्ब कर रहा है तो उसको बोलेंगे अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखेंगे, दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ KNO3। अगर एक बीकर लेते हैं, ठीक है, बीकर में हम वाटर लेंगे, वाटर के अंदर हम उसका टेम्परेचर नोट करेंगे, थर्मामीटर, इसका टेम्परेचर मेजर करेंगे, जो भी इसका टेम्परेचर आएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, KNO3 जो है वो 5 ग्राम का हम इसमें ऐड करेंगे। 5 ग्राम ऑफ KNO3 इज एडेड इनटू द बीकर। तो अब जो इसका टेम्परेचर आएगा वो टेम्परेचर जो है उसका क्या हो जाएगा, फिर थोड़ा सा कूल हो जाएगा। अभी कूल होने की वजह से मतलब क्या हो गया, उसने क्या किया, डिसॉल्व होने के लिए आजू बाजू से हीट एब्सॉर्ब कर ली, और हीट एब्सॉर्ब की तो उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अब एक्सोथर्मिक का मतलब, एक्सोथर्मिक का एक एग्जांपल होता है जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है, तो इसका पहला एग्जांपल भी उसी के फॉर्म में लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आइस। क्लियर। अब लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर जो होता है वो क्या करता है, अपने अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी को इवॉल्व करता है। जब वो एनर्जी इवॉल्व करेगा तब वो क्या बन जाएगा, आइस। ये क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। जब वो हीट रिलीज करता है तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट एक और इसका एग्जांपल देख सकते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर भी कर लेंगे 50 ml वाटर डालेंगे उसमें, और उसमें 5 ग्राम NaOH ऐड करेंगे। जैसे हम इसका टेम्परेचर मेजर करेंगे उसका टेम्परेचर हाई आएगा। हाई क्यों आएगा, क्योंकि उसमें से हीट जो है इवॉल्व होगी, इसलिए इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल देखेंगे और एक्टिविटीज देखेंगे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो सबसे पहले चालू करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें कि एक्टिविटी में बता रहे जा रहा हूँ आपको, ट्राई दिस। इस एक्टिविटी में क्या करना है, सबसे पहले आपको विनेगर लेना है, टेस्ट ट्यूब में उसका टेम्परेचर नोट करना है, फिर उसके बाद उसके अंदर आपको बेकिंग सोडा डालना है, और जब आप बेकिंग सोडा डालेंगे फिर उसके बाद आपका एक और बार आपको टेम्परेचर नोट करना है। जब आप टेम्परेचर नोट कर लेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि जब आपने बेकिंग सोडा डाला है उसका टेम्परेचर कम आया है कंपेयर टू विनेगर ओनली। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेकिंग सोडा ने जब रिएक्शन किया एसिडिक एसिड के साथ में और विनेगर में वो मिक्स हो गया, तो मिक्स होने के वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, कम हो गया। टेम्परेचर क्यों कम हुआ, क्योंकि उसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया हीट, और हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से उसको अपन बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके और एग्जांपल्स देखेंगे अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन के। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने बता रहा हूँ आपको, स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहे हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो इसमें आपको जो एरो है, एरो के ऊपर हीट का साइन दिखाई दे रहा है। तो हीट का साइन क्या इंडिकेट करता है कि ये इसमें हीट इन्वॉल्व हो रही है रिएक्शन में। हर वो रिएक्शन जिसमें हमको हीट प्रोवाइड करना पड़ता है या फिर हीट इन्वॉल्व होती है रिएक्शन के अंदर, उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक और एग्जांपल है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर जो है लिक्विड स्टेट में दिया गया है, उसमें उसको हीट किया गया है, या फिर वो एनवायरमेंट से हीट एब्जॉर्ब करता है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है और वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तीसरा एक और एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई मतलब एक सॉलिड स्टेट में ड्राई होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट हुआ, तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड ने हीट एब्जॉर्ब किया, और हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ। एक और एग्जांपल है डिसॉल्विंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl जिसका फॉर्मूला है। इसको अगर अपन डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसॉल्व होने के लिए हीट एब्जॉर्ब करता है, तो हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से इसको हम फिर से अपन बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके कई सारे एग्जांपल हमको मिल सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट
चलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके लिए भी एक एक्टिविटी बताने जा रहा हूँ। ये एक्टिविटी क्या है, तो हमको पहले एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है डाइल्यूट टेस्ट ट्यूब में, उसका टेम्परेचर नोट करना है। टेम्परेचर नोट करने के बाद में फिर हमको क्या करना है, उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डालने हैं। जिंक ग्रैन्यूल डालने के बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक जो है वो रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने की वजह से उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी विद द रिलीज ऑफ हीट मॉलिक्यूल। इसको भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। फिर हमारा फिर से वही ऑब्जर्वेशन आएगा कि जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका टेम्परेचर फिर कम रहेगा, किससे, तो जिंक ग्रैन्यूल डालने के बाद में। इसलिए क्योंकि जब जिंक ग्रैन्यूल डाल दिया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक जो है वो दोनों रिएक्ट होंगे, और रिएक्ट होने की वजह से हीट इवॉल्व होंगी। इसके और कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं कि कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि उससे आप प्रोडक्ट साइड में देखो उससे हीट इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, जो कि एक एग्जांपल हो सकता है बर्निंग ऑफ कोल। हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस से अगर रिएक्ट होता है तो अमोनिया बनाता है, जिससे अगेन हीट रिलीज होगा, इसको हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट होगा तो ये बनाएगा वाटर, लिक्विड स्टेट में फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब स्लेक लाइम, जो कि हीट रिलीज करेगा। अगर घर पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है तो हम ये भी देख सकते हैं कि हम हाथ में चूना ले ले, चूने में पानी डाल दे तो हाथ को ना थोड़ा गर्म लगेगा, तो हाथ को गर्म लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा ना कि हीट रिलीज हो रहा है, राइट। और रेस्पिरेशन, जो कि ग्लूकोज हमारे बॉडी में होता है, ऑक्सीजन उससे रिएक्ट होता है, रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, जो कि एक एग्जांपल है रेस्पिरेशन का। ये भी एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक का एप्लीकेशन बताया गया है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी देखा है, एक्सोथर्मिक मतलब रिलीज ऑफ हीट, है ना। तो यहाँ क्या करना है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड है, कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिया। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेने के बाद, अगर इसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिया, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और इसको डाइल्यूट करने के लिए हमने इसके अंदर वाटर डाल दिया, राइट। अगर इसमें वाटर डाल देते हैं, एकदम से वाटर डाल देते तो होगा क्या, तो ये वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। क्यों इवेपोरेट होगा, क्योंकि इसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज्ड। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होने की वजह से जितना पानी डालेंगे वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, निकल जाएगा। और ये निकलने के साथ साथ क्या होगा, इतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी कि ये स्प्लैश आउट होगा, मतलब ये क्या होगा, बाहर आएगा। बाहर आएगा तो इट कॉजेस एक्सीडेंट और सम डैमेजेस टू अस और एनी बीकर, और जहां पे भी वो गिरता है उसको डैमेज करेगा। इसलिए करना क्या होता है, जब भी डाइल्यूशन करना है तो डाइल्यूशन करते वक्त एक चीज ध्यान रखनी है कि हमको कभी भी पानी मींस वाटर जो है ये पोर नहीं करना है एसिड में, राइट। तो हमको करना क्या होता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लेना होगा बीकर, बीकर के अंदर लेना होगा वाटर, और वाटर के अंदर हमको डालना पड़ेगा एसिड, वो भी बहुत स्लो। एसिड अगर हम पोर करेंगे तो बहुत स्लो प्रोसेस, स्लोली हमको इसको डालना होता है, और डालेंगे उसको कंटिन्यूअस स्टरिंग करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, राइट। उसको अगर हम स्टरिंग करते रहेंगे तो इसमें भी हीट रिलीज होगी, लेकिन जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी वो बहुत कम होगी, जिसकी वजह से स्प्लैशिंग या एक्सीडेंट या डैमेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल, कि वी कैन नॉट पोर वाटर इन एसिड। For dilution purpose, what we have to do is we have to pour acid into the water with a very slowly and continuous stirring. Clear? तो ये एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और इसका एक एप्लीकेशन भी होता है, जैसे कि कहते हैं कि एकदम से फटाफट पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए, रीजन कि पेट में, स्टमक में क्या होता है, एसिड, और एसिड में अगर हम एकदम से पानी डाल देंगे फटाफट तो इट कॉजेस लिबरेशन ऑफ हीट, राइट। तो indigestion and various problem occurs. अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्शन कौन फास्ट कर रहा है, कौन कम। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कितना टाइम रिलेटेड है, तो कितना फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड बढ़ती कम होती है या नॉर्मल रहती है, वो हमको अब देखना है थोड़ा सा, राइट। तो इसमें सबसे पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट।
नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हमको क्या समझना है कि नेचर कैसा है, मतलब रिएक्टेंट जो भी रिएक्टेंट है में साइड में है या जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं उनकी रिएक्टिविटी कैसी है। मतलब अगर फास्ट रिएक्टिव होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी, स्लो रिएक्टिव होगा तो रिएक्शन स्लो होगी। अगर फॉर एग्जांपल हमने जैसे कि हमने देखा है रिएक्टिविटी सीरीज में हमने क्या देखा है कि सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, सबसे आखिर में गोल्ड है। तो पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, कई सारे अलग अलग एलिमेंट्स। अगर हम तीन को कंपेयर करें तो पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। तो अगर एक रिएक्शन है जिसके अंदर पोटेशियम होता है तो रिएक्शन की स्पीड कैसे हो जाएगी? फास्ट। Clear? Means the nature of reactant depends upon the reactivity of an atom in the reaction. Second है हमारा size of particle. Size of particle. मतलब पार्टिकल की साइज कैसी है? पार्टिकल की साइज बड़ी है, छोटी है, उसके हिसाब से रिएक्शन स्पीड डिपेंड करता है ना। अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे तो रिएक्शन की स्पीड कम होगी, लेकिन जबकि छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। कैसे? एक एग्जांपल दिया शहबाजी टाइल्स मतलब उसके ग्रेन्यूल्स लिए है और दूसरी तरफ पाउडर फॉर्म लिया है ना, और उसको बताया गया है कि आप HCl के साथ ट्रीट करो तो होगा क्या, इसमें रिजल्ट आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका फार्मूला जो भी हो वो उसका बाय प्रोडक्ट, लेकिन इससे रिलीज क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेकिन जब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो हम दोनों में कैसे बता सकते हैं? मतलब जिसका पार्टिकल साइज बड़ा है, जिसका पार्टिकल साइज छोटा है, दोनों में से रिएक्शन किसकी फास्ट होगी कैसे बता सकते हैं? रिलीज ऑफ और द इक्विवेलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जितना कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें ज्यादा रिलीज होगा उससे हम बता सकेंगे कि रिएक्शन किसमें फास्ट होगी, है ना। अगर हम इसमें देखें तो जिसकी पार्टिकल साइज कम है उसमें रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, और रिएक्शन फास्ट होगा किसमें? स्मॉल पार्टिकल साइज में, बड़ी पार्टिकल साइज में कम होगा। दैट इज कॉल्ड एज द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टर। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टर। थर्ड है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है ना। अगर डाइल्यूट होगा तो रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी, और कॉन्सेंट्रेटेड रहता है तो रिएक्शन की स्पीड फास्ट होता है। अभी हमने जो एग्जांपल देखा फिर वही देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम डाइल्यूट HCl के साथ में ट्रीट कर रहे हैं। इसके पहले वाले रिएक्शन में भी देखा अपन ने पार्टिकल साइज में। तो अब कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, लार्ज अमाउंट, और जो डाइल्यूट है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा लेकिन एट स्मॉल अमाउंट। बराबर है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज मींस कॉन्सेंट्रेटेड HCl की रिएक्शन फास्ट होगी। चौथा पॉइंट है हमारा टेम्परेचर। जैसे जैसे एक सिंपल स्टेटमेंट समझ लो, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। इंक्रीजेस द टेम्परेचर इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। बराबर है। अगर हम लाइम वाटर लें CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बिना टेम्परेचर के क्या कहते हैं इसको मिल्की सॉल्यूशन बनता ही नहीं, है ना। तो इसलिए टेम्परेचर की स्पीड जितनी ज्यादा होगी, मतलब टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतनी रिएक्शन भी फास्ट होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पांचवा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब आपको पता है, कैटलिस्ट मींस व्हिच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इन इट, है ना। पांचवा है हमारा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है व्हिच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन की स्पीड जो बढ़ाता है उसे तो हम कैटलिस्ट बोलेंगे। एक नॉर्मल सी रिएक्शन है, अब नॉर्मल सी रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट नहीं हो तो उसको घंटों लग सकता है, और वहीं पे हम कैटलिस्ट यूज करें तो मिनटों में वो काम हो जाएगा। इस कुछ एग्जांपल इसका बुक में दिया है, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड KClO3। ओके, KClO3 का प्रोडक्ट क्या आएगा? KCl+। ये क्या है हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या आएगा? ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। ये उसकी टोटल बैलेंस रिएक्शन होती है। बराबर है। अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो ये टेम्परेचर पे, मतलब थोड़ा सा हीट लग गया तो इसका जो डिकम्पोजिशन होगा वो बहुत स्लो प्रोसेस है। बराबर है। लेकिन हम इसमें मैंगनीज ऑक्साइड डालते हैं, लेकिन इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे? मैंगनीज ऑक्साइड डालते हैं, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? बहुत फास्ट
अच्छा, मैंगनीज ऑक्साइड का क्या काम कर रहा है यहाँ पर फिर? कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट का मतलब फिर एक बार which increases the speed of reaction without involving in it, मतलब उसके अंदर वो खुद इन्वॉल्व नहीं होता है, बस रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है, इसको अपन बोलेंगे कैटलिस्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी डिकम्पोज हो जाता है स्लोली, डिकम्पोज होगा तो वाटर और ऑक्सीजन देता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है कैसी होती है? स्लो प्रोसेस अगेन। यहीं पे हम यही वापस से मैंगनीज ऑक्साइड अगर हम इसमें डाल देते हैं तो ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी? फास्ट, मतलब ये डिकम्पोज कैसा करेगा? बहुत फास्ट डिकम्पोज करेगा। तो ये जो है ये क्या हो गया यहाँ पे? कैटलिस्ट है ना। इसका एक एप्लीकेशन बॉडी में कि अगर हम एक बार का खाना खाते हैं तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमको बहुत दिन लग जाएंगे, लेकिन वही खाना 3-4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। ये काहे की वजह से? क्योंकि बॉडी में सेवरल एंजाइम्स है और दिस एंजाइम्स इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन, इसी को कहते हैं कैटलिस्ट।